जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे इस बार खुद अमेरिका ने कांग्रेसी नेता जयराम रमेश द्वारा किए गए दावा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को परेड में बतौर गेस्ट अमेरिका ने आमंत्रित किया था। इस पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बताएंगे अमेरिका ने क्या कहा, क्या वाकई में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को अमेरिकी मिलिट्री परेड के लिए न्योता मिला था। खुद अमेरिका ने इसका खुलासा किया है दोस्तों। बताएंगे क्या है सच्चाई। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसी बीच बताएंगे बाबा रामदेव ने तुर्की पर एयर इंडिया विमान के हादसे के बाद गहराया शक। तो दोस्तों तुर्की तुरंत के तुरंत देने लगा जवाब। तुर्की की ओर से पहला और सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों। बताएंगे कैसे ऑफेंड हो गया तुर्की बाबा रामदेव के द्वारा शक गहराने के बाद। जी हाँ, वही आपको बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों के दौरे के लिए हो चुके हैं रवाना। कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो इसको लेकर बताएंगे आपको दोस्तों, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस का दौरा करके कैसे तुर्कियों को देंगे बड़ा संदेश, कैसे पाकिस्तान के दोस्त को झटका देने की है बड़ी तैयारी। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी ओर चीन जा रहे हैं राजनाथ सिंह। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी रहेंगे मौजूद। आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्या है माजरा। तो वहीं दोस्तों अमेरिका में यूएस आर्मी की हुई किरकिरी, जमकर लोग उड़ा रहे हैं मजाक। दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली सेना की ऐसी थकी हुई परेड देखकर आप भी जाएंगे चौंक, कहेंगे यह है सुपर पावर, हमें उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, वहीं सबसे चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। ब्रिटेन के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 की भारत में हुई लैंडिंग। तिरुवनंतपुरम पर उतरा लड़ाकू विमान। आखिर क्या है माजरा दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आतंकवाद के खात्मे का और ऑपरेशन सिंदूर का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका में शनिवार बोले तो 14 जून को यानी आज से एक दिन पहले 2 अहम आयोजन हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन और अमेरिका सेना की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ। इस ऐतिहासिक मौके को वॉशिंगटन डीसी में भव्य सैन्य परेड के साथ मनाया गया। लेकिन इस समारोह के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। वो भी तब जब कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने दावा कर दिया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को परेड में बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया था। जी हां दोस्तों, इस पर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ गई। जी हां, व्हाइट हाउस ने अपने बयान दे करके बता दिया है कि भैया कांग्रेसियों, विपक्षी पार्टियों, जब भी कोई बयान दिया करो तो सोच समझ कर दिया करो, पूरी जानकारी लेकर दिया करो। सिर्फ हवा में बात सुन करके मुंह मत खोला करो। जी हां दोस्तों, खुद व्हाइट हाउस ने कांग्रेस पार्टी को तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों। भारत की कांग्रेस पार्टी को अमेरिकी सेना की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ पर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक विशाल सैन्य परेड आयोजित की गई, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे खबर में बताएंगे। इसी खबर में इस परेड में दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई हाई प्रोफाइल राजनयिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। अब इस परेड को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी सैन्य परेड में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने इस कथित निमंत्रण को भारत के लिए राजनयिक और रणनीतिक झटका बताया। रमेश ने कहा कि ये वही जनरल मुनीर है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से पहले उकसावे भरे बयान दिए थे। उन्होंने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस तरह का कदम भारत अमेरिका संबंधों पर असर डाल सकता है। दोस्तों रविवार को व्हाइट हाउस ने इन अटकलों पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए पूरी तरह खंडन कर दिया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने साफ कह दिया है कि सैन्य परेड में किसी भी विदेशी सैन्य अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह दावा पूरी तरह गलत है। व्हाइट हाउस की ओर से मिले इस स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी ने जयराम रमेश पर झूठ फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति द्वेष भावना से प्रेरित होने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि रमेश ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए राजनीतिक एजेंडे के तहत भ्रामक पोस्ट डाली है। जी हां दोस्तों, वाकई में खुद व्हाइट हाउस को आगे आकर के जयराम रमेश को फटकार लगानी पड़ी। जी हां, तो देख लिया दोस्तों आप लोग किस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया और भारत के ये विपक्षी पार्टी मौका ढूंढते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को दूसरों की नजरों में नीचे गिराने की। जयराम रमेश ने बिना तथ्यों को जाने, बिना चीजों को पता किए झूठा इल्जाम लगा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को
कम आंकने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा इन झूठी खबरों को लेकर, आपकी जो भी राय हो। इसीलिए दोस्तों जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी परफेक्ट और सारी रियल और असली खबरें मिलेंगी, स्क्रीनशॉट्स के साथ में, प्रूफ के साथ में। जी हाँ, और जो हमें पहले से हमारी खबरों को देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे और हमारे पूरे टीम की ओर से। लेकिन दोस्तों जयराम रमेश को उस बयान पर आप लोग जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी क्या है इस पर राय। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर तुर्की के अधिकारियों ने रविवार को इस दावे का खंडन कर दिया कि दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का मेंटेनेंस तुर्की टेक्निकल टीम ने किया था। उन्होंने इस तरह के आरोपों को झूठा और गलत सूचना बताया। तुर्की में आधिकारिक सूत्रों ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह दावा कि बोइंग 787-8 यात्री विमान का रखरखाव तुर्की टेक्निक द्वारा किया गया था, ये गलत है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तुर्की टेक्निक ने कभी भी एयर इंडिया के किसी बोइंग 787-8 विमान पर काम नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 और 2025 में एयर इंडिया और तुर्की टेक्निक के बीच हस्ताक्षरित रखरखाव समझौते केवल 20-777 प्रकार के वॉइड बॉडी विमानों तक ही सीमित थे। बयान में यह भी कहा गया है कि यह दावा कि तुर्की टेक्निक ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बनाए रखा है तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से गलत सूचना है। इसमें आगे कहा गया है कि आज तक तुर्की टेक्निक ने इस प्रकार के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। तुर्की अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि उन्हें इस कंपनी के बारे में पता है जिसने दुर्घटनाग्रस्त विमान की आखिरी बार सर्विस की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अनावश्यक अटकलों को रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से इसका नाम नहीं बताएंगे। जी हाँ, तुर्की ने कहा है कि हमें पता है कि मेंटेनेंस किसने किया है, लेकिन हम उसका नाम नहीं बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यह स्पष्टीकरण योग गुरु बाबा रामदेव के बयान दिए जाने के बाद आया है, जिसमें बाबा रामदेव जी ने कहा था कि आरोप लगाते हुए कि एयर इंडिया के विमान के रखरखाव और सर्विस का काम तुर्की की एक एजेंसी करती थी। बाबा रामदेव ने कहा, मुझे पता चला है कि विमान के रखरखाव और सेवा का काम तुर्की की एक एजेंसी करती थी। भारत को विमानन क्षेत्र पर कड़ी नजर रखनी होगी। उस एजेंसी द्वारा साजिश रचे जाने की संभावना है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। भारत को ऐसे संवेदनशील मामलों में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को रोकना होगा। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों तुर्की ऑफेंड हो गया, उसको बात बुरी लगी और तुरंत सफाई देने लगा कि हमने कोई मेंटेनेंस नहीं किया उस प्लेन का। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर 3 देशों के दौरे के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। G7 सम्मेलन में भी होंगे शामिल। वहीं साइप्रस का दौरा करके तुर्की को भी देंगे बड़ा संदेश। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों के दौरे पर रविवार को रवाना हो चुके हैं। इस दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी जी रविवार को साइप्रस पहुंचेंगे। ये 23 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला साइप्रस दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को तुर्की को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल तुर्की पर आरोप है कि उसने साइप्रस के एक तिहाई हिस्से पर साल 1974 से कब्जा किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और पाकिस्तान को अटैक ड्रोन मुहैया कराए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और साथ ही भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करवाया, उससे भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई है। अब प्रधानमंत्री साइप्रस दौरे पर जा रहे हैं और उनका दौरा तुर्की के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है और साल 1974 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। दोस्तों साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी 16 से 17 जून तक कनाडा में रहेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां उनकी मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री के अलावा G7 देशों के दूसरे बड़े बड़े नेताओं से होगी। ये लगातार दोस्तों छठा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर उसके बाद आखिर में पीएम मोदी जी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। खास बात यह है कि क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पीएम मोदी जी पहले भारतीय पीएम होंगे। जी हां, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेनकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलिनोविच से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे। जी हां, तो वहीं आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार कोशिशें जारी हैं। हालांकि LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में राजनाथ सिंह जी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि क्या राजनाथ सिंह जी की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भी कोई बात होगी, देखना दिलचस्प होगा। राजनाथ सिंह जी 24 से 25 जून को एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना है। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जी का यह पहला चीन दौरा होगा। एक अधिकारी ने बताया है कि अभी फाइनल प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी एससीओ की बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद हो रही है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की ऐसी थकी हुई परेड देखकर हर कोई है हैरान कि ये कैसे सुपर पावर कंट्री बन सकता है अमेरिका। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिका की सेना के एक मार्च का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये परेड 14 जून 2024
2025 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, जो अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में थी। आमतौर पर जब सेना की परेड की बात होती है तो अनुशासन, डिसिप्लिन, एक जैसी चाल और सटीक तालमेल की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की परेड ने लोगों को हैरान करके रख दिया दोस्तों। कई दर्शकों ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस परेड को फीका बताया। ना तो भीड़ थी, ना ही जोश और ना ही सेना की मार्चिंग में तालमेल देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सैनिकों के इस आयोजन में अनिच्छा का संकेत बताया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक एंडर्स सलूट ने इस परेड को ट्रंप के लिए एक शानदार शर्मिंदगी बताया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सैनिकों को मार्चिंग करना नहीं आता और वे इसे करने में उत्साहित भी नहीं दिखाई दे रहे थे। एक यूजर ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है जैसे अमेरिकी सेना को सैलरी ना मिली हो, तभी तो उनके कदमों में वो जोश नजर नहीं आया। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इजराइल और ईरान में जंग के बीच मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाएगा राफेल फाइटर जेट। चीन पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हुआ नाकाम। दोस्तों, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरानी मीडिया आउटलेट पार्शियन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस आने वाले दिनों में अपने एडवांस राफेल लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व में तैनात करने जा रहा है। इससे राफेल का संचालन अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ जाएगा। यह कदम राफेल में रणनीतिक भरोसे को दिखाता है। अपनी दुर्जय क्षमताओं के चलते रैप्टर किलर कहे जाने वाले राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करती है। राफेल की मध्य पूर्व में तैनाती इस क्षेत्र में फ्रांस के गहरे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को दिखाती है। यह घोषणा राफेल जेट के पाकिस्तान में अभियान के दौरान जुटी अटकलों को भी खारिज करती है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने इसे गिराने का झूठा दावा किया था। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर किया बड़ा अटैक। नेतन्याहू ने दे दी चेतावनी, कह दिया अभी तो कुछ भी नहीं किया, आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के खतरनाक लेते मोड़ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत शनिवार को अब तक के सबसे भयानक हवाई हमलों का अंजाम दिया। इन हमलों में ईरान के नतांज, इफ्तहान और तेहरान जैसे प्रमुख शहरों के परमाणु संयंत्र और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब तक उन्होंने जो महसूस किया है वो आने वाले दिनों की तुलना में कुछ भी नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। दक्षिण पारस गैस क्षेत्र में भीषण आग लगने की खबर मिली है, जिसे बाद में नियंत्रण में ले लिया गया है। तेहरान ने इन हमलों को घोषित युद्ध करार दिया है और अमेरिका के साथ चल रही परमाणु बातचीत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ईरान का कहना है कि मौजूदा हालात में ऐसी बातचीत व्यावहारिक और सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेतन्याहू ईरान पर कुछ इस कदर भड़के कि कह दिया कि अली खामेनेई को भी मार सकते हैं। जी हाँ, इजराइल के कई शीर्ष अधिकारी और राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खामेनेई को निशाना बनाने से कोई रोक नहीं है। ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करता या हम उसे दोबारा शुरू करने लायक नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, वहीं बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी ओर ट्रंप ने भी खुला ऐलान कर दिया, कह दिया कि अगर अमेरिका को छेड़ा तो ईरान भुगतेगा भयानक परिणाम, दुनिया देखेगी भारी तबाही। जी हाँ, ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का ईरान पर हुए हालिया हमलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिकी हितों पर हमला किया तो अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत से जवाब मिलेगा और ऐसा तबाही का मंजर सामने आएगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बयान ट्रंप ने शनिवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच इस खूनी संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये चुप नहीं बैठेगा। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम देश है, फिर क्यों इजराइल से पिट रहा है ईरान? तो आपको बता दें, ईरान इजराइल की जंग मिडिल ईस्ट को बर्बादी की कगार पर लेकर जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यहूदी देश इजराइल एक बार फिर शिया मुस्लिम कंट्री ईरान पर हावी है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान समेत 16 मुस्लिम देश हैं, फिर भी आखिर वो ईरान को पिटता क्यों देख रहे हैं? क्या शिया और सुन्नी विवाद इसकी प्रमुख जड़ है या वजह कुछ और है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कई ताकतवर मुस्लिम देश है। सऊदी अरब, तुर्की सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान खुद को शिया मुसलमानों का खैर ख्वाह समझता है। इसके अलावा इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फलस्तीन, कुवैत, कतर, अजरबैजान, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, मिस्र और लीबिया हैं। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम देश हैं। तो इराक, बहरीन, यमन, लेबनान शिया और सुन्नी मिश्रित है। एपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश इजराइल ईरान जंग का विरोध तो कर रहे हैं, मगर खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह इन देशों की आपसी प्रतिद्वंदिता भी मानी जा रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम कंट्री आपस में उलझे हैं। इनमें कोई प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है तो कोई सिविल वॉर से परेशान है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान ने किया ईरान के समर्थन का ऐलान, कह दिया मुस्लिम देशों को एक साथ होना चाहिए। जी हाँ,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात करके अपनी एकजुटता जताई। शहबाज शरीफ ने इजराइल के हमले को स्पष्ट तौर पर उकसावे वाले बताते हुए आलोचना की है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें आखिर क्यों ब्रिटेन के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 की भारत में लैंडिंग हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार रात को ब्रिटेन के अत्याधुनिक F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक विमान को ईंधन की कमी के चलते अपनी निर्धारित उड़ान रोकनी पड़ी और सुरक्षा कारणों से उसे निकटतम वैकल्पिक एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये हाईटेक फाइटर जेट ब्रिटिश नौसेना के विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से संचालित कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। यह ग्रुप वर्तमान में हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में तैनात है और हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास भी पूरा किया है। रविवार सुबह तक यह लड़ाकू विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। अभी तक ना तो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और ना ही लॉकहीड मार्टिन की ओर से आपात लैंडिंग को लेकर कोई औपचारिक बयान सामने आया है। लेकिन दोस्तों शुरुआती रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आसपास खराब मौसम इसकी वजह हो सकती है। तो दोस्तों उधर आपको बता दें जस्टिन ट्रूडो सबसे कमजोर कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। जी हां, खालिस्तानियों को सपोर्ट करने पर पूर्व पीएम पर भड़के 6 फॉर अमेरिका के फाउंडर जी हां दोस्तों 6 फॉर अमेरिका के फाउंडर जसदीप सिंह ने खालिस्तान आंदोलन और भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। उनका बयान तब आया जब कनाडा में सत्ता परिवर्तन के साथ नई संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। जसदीप सिंह का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो का कार्यकाल खालिस्तानी प्रभाव के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में स्थितियां बदलने वाली है। उन्होंने ट्रूडो को कमजोर प्रधानमंत्री बताया जिनकी नीतियां भारत विरोधी एजेंडे से प्रेरित थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि खालिस्तानी प्रभाव अभी नहीं रहेगा। खालिस्तानी आबादी का प्रतिशत बहुत ही छोटा है और अधिकांश सिख भारत और पंजाब से प्यार करते हैं। वहीं उन्होंने जेसी ने कनाडा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने का स्वागत किया और इसे भारत कनाडा संबंधों के लिए एक नई शुरुआत करार दिया। ऐसे में दोस्तों आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और हैप्पी जर्नी कह दीजिएगा। वहीं दोस्तों जैसे भी की सारी बड़ी खबर आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।